चैप्टर 81। आपने लाओसन को अपमानित क्यों किया? आपको नहीं पता होगा कि क्या वह अपने परिवार से अपनी बेटी को बेच रही थी, है ना? मेरी तरह। जब मेरी पत्नी ने मुझसे शादी की, तो उसने दहेज नहीं मांगा। अगर मैंने दहेज देने पर जोर नहीं दिया होता, तो मुझे लगता कि मैं उसके परिवार में शादी कर रहा हूँ, और इतने सालों तक मेरे ससुराल वाले हमें खाना और यहाँ तक पैसे भी डाक से भेजते रहे। मैं बस अच्छे जीवन का आनंद लेने के लिए अपनी पत्नी को पकड़ रहा था। सबसे बड़ी भाभी झाओ, सबसे बड़े भाई झाओ और दूसरे भाई झाओ सभी ने अपने दिलों में एक ही तरह महसूस किया। आपको लाओसन को नाराज क्यों करना पड़ा? लाओसन पहले से ही मोटी चमड़ी वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी टीम में उनका यू परिवार ही उन्हें पैसे और खाना भेजने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इस पर उन्हें न केवल शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इसे बड़े गर्व की बात भी समझी। अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते, तो अपना मुंह बंद कर लो। कैप्टन झाओ ने दाशु की मां पर तीखी नजर डाली। सबसे छोटे बेटे के संबंध में कैप्टन झाओ ने केवल उस पर एक नजर डाली। हालांकि सबसे छोटे बेटे ने जो कहा वह गलत नहीं था, लेकिन यही वह बात थी जिसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके पास अपना चेहरा रखने के लिए कोई जगह नहीं है। दाशु की मां को लगा जैसे वह गुस्से से फूटने वाली थी। उसके ससुर ने उसे चुप रहने के लिए कहा, और उसका पति भी उसकी खिंचाई कर रहा था और उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। वह झल्ला कर घर में वापस आना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि बाद में परिवार की शाखा में बांटी जाने वाली चीजें कम हो जाएंगी। उसके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कैप्टन झाओ ने फिर से सबसे छोटे बेटे की ओर देखा और पिछले विषय को जारी रखा। इन 300 से अधिक को मैं 3 भागों में बांटने की योजना बना रहा हूँ। झाओ तियानली ने कहा, पिताजी, इसके 4 भाग होने चाहिए। हम 3 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक और आपके और माँ के लिए एक। सबसे बड़ा भाई, दूसरा भाई, क्या आप सहमत नहीं हैं? सबसे बड़े भाई झाओ और दूसरे भाई झाओ क्या कह सकते थे? 4 भाग। हाँ, 4 भाग। फिर इसके 4 भाग कैसे हो गए? दाशु की मां को फिर से कुछ कहने के बारे में देखकर झाओ तियानहाई ने पलटवार किया और सहज रूप से अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। उससे कहना कि वह अब और न बोले। फिर हम इसे 4 भागों में विभाजित करेंगे। कैप्टन झाओ भी समझ गए। उनके 2 बड़े बेटों ने उन पर विचार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटे बेटे ने उन्हें ध्यान में रखा। इस बार सबसे छोटे बेटे ने पैसा कमाया था और शायद उसके पास इस चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे सभी उसके बेटे थे, और सबसे छोटे बेटे का परिवार भी हिस्से का हकदार था। वो नहीं चाहते थे कि लाओसन वास्तव में एक लिव इन दामाद बने। उसने पैसे को 4 बराबर भागों में बांट दिया और वही पैसा टिकटों पर खर्च हो गया। इसके बाद घर का अनाज और कटोरे और चॉपस्टिक जैसी चीजें थीं। इन चीजों के लिए झाओ तियानले ने भाग नहीं लिया। पिताजी, क्या सबसे बड़ा भाई और अन्य लोग भी घर बनाने के लिए घर का चयन कर रहे हैं? इस सवाल ने सबसे बड़ी भाभी झाओ और सबसे बड़े भाई झाओ तियानजियान को चौंका दिया। सबसे बड़ी शाखा के रूप में उन्हें बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करनी थी। लेकिन झाओ तियानले ने लंबे समय से देखा था कि उसके 2 भाई और उनकी पत्नियां किस तरह के लोग थे। बेहतर था कि अब परिवार बंट जाए और दोनों भाई बाहर चले जाएं। माता पिता को पुराने घर में अकेले रहने दें, और जब भी घर पर कुछ स्वादिष्ट हो, तो वे एक हिस्सा भेज सकते थे, कुछ हिस्सा जो विशेष रूप से उनका हो। जहां तक उसके भाइयों और भाभियों की बात है, वो केवल अपने माता पिता के प्रति पितृभक्ति दिखाएगा, वे उसके विचाराधीन नहीं थे। सबसे बड़े भाई झाओ तियानजियांग एक ईमानदार व्यक्ति थे, और उनकी भाभी असुरक्षित होते हुए भी छोटी थीं। दूसरा भाई झाओ तियानहाई डरपोक और आलसी था, और दूसरी भाभी पूरी तरह से चतुर, गुस्सैल थी। लाओसन, झाओ तियानले ने लापरवाही से कहा, आप सभी जानते हैं, मैं अभी बाहर से वापस आया हूँ, और मैंने सुना है कि भविष्य में आपको टीम लीडर द्वारा आवंटित किए जाने वाले होमस्टेड के बजाय भुगतान करना होगा। यदि आप अभी एक टुकड़ा नहीं लेते हैं जबकि यह अभी भी मुफ्त है, तो क्या आप बाद तक इंतजार करेंगे और इसके लिए भुगतान करेंगे, उसके बाद ही सबसे बड़े भाई और भाभी के लिए होमस्टेड खरीदेंगे? क्या ऐसी कोई कहावत है?
झाओ तियानजियांग और सबसे बड़ी भाभी झाओ वास्तव में यह नहीं जानते थे। पिताजी, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से बड़े भाई की खातिर इस पर विचार कर रहा हूँ। चैप्टर 82 पुराने घर में परिवार को विभाजित करना। इस समय तक श्रीमती झाओ ने कहा था, बूढ़े आदमी, टीम में अभी भी होमस्टेड प्लॉट उपलब्ध हैं। हम अभी भी एक अच्छी जगह चुन सकते हैं, लेकिन अगर नीति लागू होती है और टीम के अन्य सभी सदस्य चुनने के लिए आते हैं, तो क्या सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा अभी भी एक अच्छा होमस्टेड प्लॉट चुन सकता है? कैप्टन झाओ ने अंतिम निर्णय लिया, न केवल झाओ परिवार की दूसरी शाखा को बाहर जाकर घर बनाना होगा, बल्कि परिवार की पहली शाखा को भी बाहर जाना होगा। भाभी झाओ ने अपने छोटे देवर को मिश्रित भावनाओं से देखा। उसने योजना बनाई थी कि एक बार दूसरी शाखा चले जाने पर उनके पास 2 और कमरे उपलब्ध होंगे। जब जियो माओ थोड़ा और बड़ा हुआ, तो उसके पास अपना एक कमरा हो सकता था, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। वे बहस भी नहीं कर सकते थे। यह देखकर कि जो कुछ विभाजित होना था वह विभाजित हो गया, झाओ त्यानले ने बाहर की ओर देखा। अब जब परिवार विभाजित हो गया है, तो आइए अपने माता पिता के भरण पोषण के बारे में बात करें। हाँ, हमारे माता पिता अभी भी अपेक्षाकृत युवा हैं, लेकिन आखिरकार वे बूढ़े हो रहे हैं, उनके बाल पहले से ही सफेद हैं। हमारे माता पिता ने हमें इतने सालों तक पाला है, उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना हमारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? झाओ तियानजियांग और झाओ तियानहाई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हम उन्हें प्रदान करेंगे, हम करेंगे। यदि वे यह कहने का साहस करते हैं तो वे उनका भरण पोषण नहीं करेंगे। यदि वे उसके बड़े भाई होते तो लाओसन को कोई परवाह नहीं होती, वो तुरंत उन्हें पीट देगा। झाओ तियानजियांग को झाओ तियानलेई ने कभी नहीं हराया था, लेकिन झाओ तियानहाई को हराया था, और झाओ तियानजियांग ने इसे देखा था। तीनों भाई अंततः इस बात पर सहमत हुए कि प्रत्येक परिवार को 5 युआन, 50 किलोग्राम बढ़िया अनाज और 50 किलोग्राम मोटा अनाज दिया जाएगा, जिसमें हर साल 10% की वृद्धि होगी। कोई आपत्ति न होने पर तीनों भाइयों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। माँ और पिताजी, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। बड़े भाई, दूसरे भाई, अगर आपको मदद की जरूरत है, तो बस मुझे आवाज दो, आखिरकार हम भाई हैं। वे बस उसकी बातें सुनते रहे। श्रीमती झाओ और कैप्टन झाओ के लेट जाने के बाद श्रीमती झाओ ने कैप्टन झाओ से फुसफुसाकर कहा, लाओसन ने मुझे अपने हिस्से से मिले पैसे भेज दिए। क्या? कैप्टन झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अपने बगल में अपने जीवनसाथी की ओर देखा। वास्तव में, देखो, तुम अक्सर मुझे निष्पक्ष होने के लिए कहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे 3 बेटों में से कौन अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है। सबसे बड़ी शाखा का बाहर जाना भी अच्छी बात है। तुम्हारा अकेले काम पर जाना हम दोनों को खिलाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, जो अनाज वे दे रहे हैं उसका तो जिक्र ही नहीं। मैंने मूल रूप से लाओसन को लाओए और सबसे बड़े भाई की मदद करने की योजना बनाई थी। माता पिता के रूप में, कोई भी हमेशा आशा करता है कि उनके सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। झाओ परिवार की पहली शाखा और झाओ परिवार की दूसरी शाखा उस शाम परिवार के विभाजन के बारे में बात करते हुए अपने अपने कमरे में लौट आई। पति, लाओसन भी हमें बाहर जाने के लिए कह रहा है, यह। झाओ तियानजियांग को अभी भी लाओसन पर कुछ भरोसा था। हमारी टीम के पास कई अच्छे वासभूमि भूखंड नहीं बचे हैं। अगर हम अभी दावा नहीं करते हैं, तो बाद में कोई दावा नहीं होगा। दया और अन्य लोग बड़े हो रहे हैं, और जब वे स्कूल से वापस आएंगे, तो वे कुछ घरेलू कामों में भी हमारी मदद कर सकते हैं। हमें बस अपनी नौकरियों में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा, क्या हमें कुछ पैसे और अनाज भी नहीं मिला? झाओ तियानजियांग इस बारे में काफी खुले विचारों वाले थे, लेकिन झाओ तियानहाई और उनकी पत्नी ने इसे इस तरह नहीं देखा। लाओसन इतने सालों से बाहर चला गया है, फिर भी हमारे पैसे ले रहा है, बेशर्मी से, अपनी पत्नी के परिवार पर जी रहा है, और उसे इस पर विशेष रूप से गर्व है। झाओ तियानहाई कहना चाहते थे कि अगर वह अपनी पत्नी के परिवार से दूर रह सकते हैं, तो वह वास्तव में ऐसा करने को तैयार होंगे।
इसमें डींगे हाँकने की क्या बात है, यह सास की चिंता है। लेकिन उनके ससुर का परिवार ऐसा नहीं था। झाओ तियानली, जिसके बारे में वे गपशप कर रहे थे, आंगन के गेट को धक्का नहीं दे सका, इसलिए वह दीवार पर चढ़ गया, धीरे से और सावधानी से उतरा, खासकर जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के कमरे की रोशनी बंद थी, जिसका मतलब था कि वह सो गई थी। वह नाराज होकर अपने बेटे के कमरे में सोने चला गया। दोनों छोटे बच्चे कभी कभी उसे लात मारते थे। कल रात माँ और पिताजी ने मुझे परिवार के बंटवारे के लिए पुराने घर में बुलाया था। हमने अपने हिस्से के पैसे माँ को दे दिए और परिवार के बंटवारे के बाद सहायता राशि भी है, देख लो। चैप्टर 83। मुझे संदेह है कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं। परिवार को विभाजित करें, बुजुर्गों के लिए प्रावधान करें। बंटवारे का पैसा सास को लौटाया। इस कागज के टुकड़े को उठाकर देखने पर सबसे नीचे 3 भाइयों के हस्ताक्षर हैं। ऊपर अलग होने की तारीख बताई गई है कि यह पैसा और भोजन अगले साल से आवंटित किया जाना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 युआन, 50 जिन बढ़िया अनाज, 50 जिन मोटा अनाज। अगले वर्ष इसे 10वां हिस्सा बढ़ा दें। मतलब अगले साल 5 युआन और 55 जिन बढ़िया अनाज, 55 जिन मोटा अनाज। साल दर साल बढ़ाएंगे। यह वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। बारीक अनाज से तात्पर्य चावल और आटे से है। मोटे अनाज से तात्पर्य मक्का और शकरकंद से है। ज्वार को भी मोटा अनाज माना जाता है। 2 लोगों के लिए, जब तीनों परिवारों को मिला दिया जाए, तो यह प्रति वर्ष केवल 15 युआन, 150 जिन बढ़िया अनाज, 150 जिन मोटा अनाज होता है। औसतन 2 लोग प्रतिदिन 1 जिन से कम अनाज खाते हैं। यदि यह मॉडर्न समय होता, जिसमें मीट और प्रचुर मात्रा में फल उपलब्ध होते, तो यह पूरी तरह से पर्याप्त होता। लेकिन 70 के दशक में भोजन की यह मात्रा बिल्कुल अपर्याप्त है। कम वसा और तेल का मतलब है अधिक खपत। अब पिताजी के पास अभी भी काम के बिंदु हैं, लेकिन अगर घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली लागू हो जाती है, तो जमीन पर काम करके ही खाना मिलेगा। यू जियाओक्सियाओ को यह अजीब नहीं लगा कि वह यह जानता है। क्या आप पिताजी और अन्य लोगों को नहीं बताएंगे? इसे लागू करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभी भी 2 या 3 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। बातचीत बदल गई। इस शरद ऋतु की बारिश के बाद पहाड़ों में बहुत सारे खेल जानवर हैं। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं मीट खाना चाहता हूँ, मांस मीट चाहता हूँ। यू जियाओक्सियाओ के बोलने से पहले दोनों युवाओं ने सबसे पहले बोलने के लिए प्रतिस्पर्धा की। कल मीट खाना अभी भी पर्याप्त नहीं था। ओह, ठीक है, मीट खाओ, मीट खाओ। मैं पहाड़ों पर जाकर देखूंगा कि क्या वहाँ अखरोट भी हैं, वे मस्तिष्क के लिए अच्छे हैं। मुझे संदेह है कि आप यह कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। यह मत सोचो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आगे बढ़ो और अधिक चुनो और इसे वापस लाओ। हमारे पूरे परिवार को अपने दिमाग को बेहतर बनाने की जरूरत है। झाओ तियानले को लगता है कि उसकी पत्नी गुस्से में है। क्या उसने कुछ गलत कहा? अखरोट मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए है ना? वो हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है। पूरे परिवार का मस्तिष्क स्वास्थ्य कैसे सुधारें? बाहर कीचड़ है, तुम बच्चे घर पर ही खेलो। ठीक है। झाओ तियानले बाहर जाता है और अपने चचेरे भाई झाओ तियानहे को बुलाता है, और वे दोनों एक साथ पहाड़ों की ओर जाते हैं। तीसरे भाई, मैंने सुना है कि आपका परिवार अलग हो गया है। यह कुछ ऐसा था जो उसने अनजाने में सीखा था। हाँ, हम अलग हो गए हैं, तीनों भाई अलग हो गए हैं। आपके बारे में क्या? क्या आप घर बनाने के लिए एक घरेलू जामन चुनने की योजना नहीं बना रहे हैं ताकि आप एक पत्नी ढूंढ सकें? भले ही आपको भविष्य में यहाँ से जाना पड़े, कम से कम आपके पास एक घर तो होगा, है ना? झाओ तियानहे भी घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन उनका केवल एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने अभी तक शादी नहीं की है। उनका परिवार कुछ हद तक गरीब है। झाओ तियानहे की माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो भारी काम नहीं कर सकती। मुझे करना चाहिए। समय आने पर मैं थर्ड ब्रदर के नजदीक एक होमस्टेड प्लॉट चुनूंगा। आज हम मेरी पत्नी को उसके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में मदद करने के लिए जाल बिछाएंगे और अधिक अखरोट की भी तलाश करेंगे।
झाओ तियानहे एक और मामले का उल्लेख करना चाहते थे। तीसरे भाई, क्या आपकी पत्नी अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना जारी रखना चाहती है? इस बार जब वह बाहर गया तो बड़े बड़े शहर देखे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी ने शहर लौटने की जिद की। वर्तमान में ग्रामीण इलाके गंदे और अव्यवस्थित हैं। बरसात के दिनों में बाहर निकले और आप घुटनों तक कीचड़ में डूबे रहेंगे। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। यहाँ तक बरसात के दिनों में भी आपके पैरों पर कीचड़ नहीं लगेगा। हाँ, झाओ तियानहे को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी भाभी, जो पहले ही 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे चुकी है, अगली बार सफल हो सकेगी। यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो वह फिर से किस प्रकार का उपद्रव खड़ा कर सकती है? तो तीसरे भाई, अगर भाभी इस बार फिर से उत्तीर्ण नहीं हुई, तो क्या आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसका समर्थन करना जारी रखेंगे? आजकल कॉलेज जाने के लिए ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्कूल सब्सिडी भी प्रदान करता है। और मैंने सुना है कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद आप एक स्थिर नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। चैप्टर 84। बस एक बार सलाह दी गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे शिक्षित युवा शहर लौटने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में सब्सिडी है और स्नातक होने के बाद एक आधिकारिक कर्मचारी के रूप में नौकरी की प्रतीक्षा होती है। वास्तव में यही मामला है। झाओ तियानहे ने झाओ तियानले के बारे में सोचा, जिन्होंने हाई स्कूल से स्नातक भी किया था। तीसरे भाई, यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, तो आप भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आपने हाई स्कूल में दाखिला लिया है। क्या वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा देगा? घर पर 2 बच्चों के बारे में क्या? यह किस्मत ही थी जिसने मुझे हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया। झाओ तियानहे ने फिर भी आग्रह किया, तीसरे भाई, अगर भाभी अगले साल प्रवेश लेती है, तो आप दोनों के बीच एक अंतर होगा। तब तक भाभी कॉलेज स्नातक हो जाएगी जबकि हम ग्रामीण बने रहेंगे। इसलिए तीसरे भाई, आपको कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी देनी चाहिए, भले ही यह सिर्फ एक जूनियर कॉलेज के लिए हो। इस तरह आप एक कॉलेज के छात्र भी होंगे और गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि झाओ तियानहे वास्तव में झाओ तियानले की भलाई के बारे में सोचते थे। उन्हें चिंता थी कि एक बार जब शिक्षित युवा यून विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ आसमान छू लेगी, तो वह सिर्फ एक ग्रामीण होने के कारण थर्ड ब्रदर का तिरस्कार करेगी। ब्रिगेड के कई सदस्यों को महिला शिक्षित युवाओं ने अपने पतियों और बच्चों को छोड़कर छोड़ दिया था। वे बिना पीछे देखे चले गए। तीसरा भाई इतना अच्छा था कि वह पूरी तरह से शिक्षित युवा यून का हकदार था। मैं इसके बारे में सोचूंगा। झाओ तियानले ने बहाल होने के बाद से कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब झाओ तियानहे के शब्दों ने निस्संदेह उसमें कुछ इच्छा जगा दी। झाओ तियानहे को विश्वास नहीं था कि केवल एक अनुनय ही तीसरे भाई को सहमत कर देगा। जैसे ही दोनों पहाड़ों में दाखिल हुए, वे अपने काम में व्यस्त हो गए। जाल बिछाना, जंगली अखरोट के पेड़ों को खोजने के लिए पहाड़ों में गहराई तक जाना। ब्रिगेड के अन्य सदस्यों ने बाहरी पहाड़ों पर मौजूद अखरोटों को पहले ही साफ कर लिया था, लेकिन जंगली सुअरों के डर से किसी ने भी पहाड़ों में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे वे बच नहीं सकते थे। तीसरे भाई, क्या यह काफी है? पर्याप्त। उन्होंने 2 थैले भरकर उठा लिए थे, जो कुछ समय तक चल सकते थे। फिर दोनों जाल की जांच करने गए और उनकी नजर खरगोशों पर पड़ी। एक खरगोश के 3 बिल होते हैं, और वे भाग्यशाली थे, उन्होंने काफी बिल पकड़ लिए। जियो यांग के घर पर एक भेजो। फैंग चायांग उन चारों में सबसे कमजोर था और उसका घर सबसे गरीब था। उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसके पास एक बहन और दादी बची थीं। उसके चाचाओं ने कभी मदद नहीं की और भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। लेकिन झाओ तियानले के फैंग चायांग से मिलने के बाद उसके चाचाओं ने उसे और उसकी बहन को खुलेआम धमकाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि झाओ तियानले ने फैंग चायांग के चचेरे भाइयों की देखभाल की थी। जरूर, मैं इसे रास्ते में छोड़ दूंगा। इस बीच अपनी पीठ पर एक बड़ी टोकरी लेकर जा रहे झाओ तियानले को घर जाते समय कई ब्रिगेड सदस्यों का सामना करना पड़ा। झाओ लाओसन, तुम्हें वहां क्या मिला है?
क्या आप जानना चाहते हैं कि उसकी टोकरी के अंदर क्या था? अखरोट। पहाड़ की तलहटी में कोई अखरोट नहीं मिला, उन्हें तोड़ने के लिए गहराई में जाना पड़ा। अखरोट। कम जायफल और तोड़ने में कठिनाई के कारण कोई भी अखरोट के लिए पहाड़ों में गहराई तक नहीं जाएगा। लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया था और यूं जियाओक्सियाओ ने देखा कि झाओ तियानले अभी तक वापस नहीं आया है। अभी भी कुछ सुअर के सिर का मांस और आखिरी हड्डी का थोड़ा सा सूप बचा हुआ था। उसने अचार के साथ 2 बार पकाया हुआ सुअर का मांस बनाने की योजना बनाई, जो कि रसोई में कई जार में था, जिसमें अचार वाली सब्जियों और नमकीन सब्जियों के जार भी शामिल थे। उसने शकरकंद चावल का एक बड़ा बर्तन पकाया। 21वीं सदी के एक व्यक्ति के लिए जो शायद ही कभी मोटा अनाज खाता हो, उसे कभी कभार परोसा जाने वाला भोजन काफी स्वादिष्ट लगा। डैड डैड। चून की मुख्य अभिनेता 2 दिन पहले ही लौटा था, यून जियाओक्सियाओ ने देखा कि दा बाओ और जियो बाओ उससे बहुत प्यार करते थे। खाना बन गया क्या? बस तुम्हारे खाना बनाने के लिए वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। भोजन के दौरान झाओ तियानले ने गृहस्थी का मामला उठाया। आज दोपहर मैं कुछ मूली और पत्ता गोभी लगाऊंगा ताकि हम नए साल के लिए सब्जियों के बिना न रहें। खाने को सब्जियां होंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चैप्टर 85। घर के बाहर भारी बारिश, घर के अंदर हल्की बारिश। यूं शियाओक्सियाओ, हालांकि उसने शुरुआत में खेती के जीवन का आनंद लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अभी तक इस बात पर शोध नहीं किया था कि सब्जियां लगाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं? मुझे याद है कि आप नूडल्स के साथ बोक चोया खाना पसंद करते हैं, तियानालेई ने कहा, इसलिए मैंने यार्ड के एक कोने में कुछ बोक चोया बीज बिखेरने की योजना बनाई है। मैं कुछ मटर भी लगाऊंगा। सही समय आने पर वे नूडल्स के साथ स्वादिष्ट बनेंगे। आप तय करें, उसने उत्तर दिया। वह बागवानी करना भी नहीं जानती थी, इसलिए उसने सब्जी बगीचे के सारे मामले उस पर छोड़ दिए थे। भूलने की बीमारी से पहले भी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था कि खेत में क्या बोना है। झाओ तियानले ने खरगोश को तैयार करने के लिए पानी भी उबाला। सियाओ, मुझे खरगोश को कैसे पकाना चाहिए? इसे कैसे पकाना चाहिए? कटा हुआ अदरक खरगोश, उसने अवचेतन रूप से कहा, भले ही सूखा पॉट खरगोश भी स्वादिष्ट था। जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वह सोच रही थी कि क्या यह व्यंजन उसके संदेह को बढ़ा सकता है क्योंकि उसे अब भूलने की बीमारी हो गई है। ठीक है, वह ऐसे ही मान गया। कोई आपत्ति नहीं। उस शाम मुख्य पुरुष ने वास्तव में कटा हुआ अदरक खरगोश बनाया और इसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेल लीड का खाना पकाने का कौशल इतना प्रभावशाली होगा। आपका खाना बनाना काफी अच्छा है, उसने कहा। अपनी पत्नी द्वारा प्रशंसा किए जाने से तियानले का मूड विशेष रूप से अच्छा हो गया। मैं चीजें जल्दी सीख लेता हूँ। जब मैं बाहर था तो मैंने एक बार एक रेस्तरां में यह व्यंजन खाया था। पिताजी, यह बहुत मसालेदार है, बहुत मसालेदार। थोड़ा पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। तियानली ने जल्दी से छोटे बच्चों के लिए पानी डाला, यह भूलकर कि वे मसालेदार भोजन नहीं खा सकते। पिताजी, यह मांस स्वादिष्ट है। झाओ तियानले ने देखा कि उसकी पत्नी ने कटे हुए अदरक खरगोश का आनंद लिया। हालांकि यह थोड़ा मसालेदार था, फिर भी उसने बड़े चाव से इसका स्वाद लिया। वे अभी सोए ही थे कि बारिश शुरू हो गई और आधी रात तक बारिश तेज हो गई। सियाओक्सियाओ, जियाओक्सियाओ, जियाओक्सियाओ। यून जियाओक्सियाओ तब तक गहरी नींद में सो रही थी जब तक उसने किसी को उसे बुलाते हुए नहीं सुना। उसने बेचैनी से अपनी आंखें खोली और बाहर हो रही बारिश और छत की टाइलों से जमीन पर गिरती पानी की बूंदों की आवाज सुनी। कौन? माँ, माँ। आधी रात को बच्चों की आवाजें क्यों आ रही थीं? सियाओक्सियाओ, दाबाओ और जियोबाओ का कमरा लीक हो रहा है। क्या आपका है? लीक हो रहा है। इस बार यून जियाओक्सियाओ पूरी तरह से जाग गई थी और दरवाजा खोलने के लिए तुरंत उठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि झाओ तियानले 2 छोटे बच्चों को पकड़कर कमरे में ले आया और बिस्तर पर रख दिया। मैं टाइल्स की जांच करने में बहुत व्यस्त हूँ। इस बार बारिश काफी भारी है, बाहर तो बारिश हो रही है,
लेकिन अंदर केवल बूंदाबांदी हो रही है। यून शियाओक्सियाओ ने मिट्टी का दीपक जलाया। दो छोटे बच्चे, जिन्होंने अपने कोट उतार दिए थे और अंडरवियर में थे, एक रजाई से ढके हुए थे जिसे त्यानली ने उनके ऊपर खींच लिया था। क्या उन्हें तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए? उन्होंने कहा, बच्चों पर नजर रखें, मैं जाकर इसकी जांच करूंगा। यून जियाओक्सियाओ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बाहर भारी बारिश हो रही है और तुम भीग जाओगे। मुझे पानी पकड़ने के लिए कुछ लाना होगा, नहीं तो हम तीनों के पास कुछ समय तक सोने के लिए जगह नहीं होगी। हालांकि घर का निर्माण ईंटों और टाइलों से किया गया था, लेकिन इसमें केवल 3 कमरे थे, 2 शयन कक्ष, एक बैठक कक्ष, एक रसोई घर, एक स्नान घर और जलाओ लकड़ी और विभिन्न अन्य चीजें रखने के लिए एक और मिट्टी का कमरा। ठीक है, यून जियाओक्सियाओ ने रजाई के नीचे छिपे हुए 2 छोटे बच्चों की ओर देखा। माँ, भीगने का मतलब है कि उन्हें तौलिए से पोंछना होगा। वो बच्चों के बाल पोंछने के लिए संदूक से तौलिया लेने गई। क्या आपको ठंड लग रही है? ठंडा नहीं, ठंडा नहीं। बिस्तर पर आओ, माँ। क्या यह अभी भी भोर से पहले नहीं था? जब झाओ तियानली उन्हें ले गया तो दोनों छोटे बच्चे अभी भी नींद में थे। ठीक है। चैप्टर 86। वह घरेलू महिला भी नहीं है। अक्टूबर की यह रात अभी भी थोड़ी ठंडी थी। अचानक रजाई में 2 छोटे उबले हुए बंस दिखाई दिए, नंगे छोटे उबले हुए बंस। यूं जियाओक्सियाओ को डर था कि कहीं झाओ तियानले भी बाद में बिस्तर पर न आ जाए। बस दोनों तरफ से एक छोटा पका हुआ बन ले लिया। झाओ तियानले ने छत को देखते हुए महसूस किया कि यह उतना अतिरंजित नहीं था जितना कहा गया था, हालांकि कुछ जगहें लीक हो रही थीं। ड्रिप को पकड़ने के लिए कुछ रखने के बाद झाओ तियानले कमरे में लौट आया। सो गए? यूं जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, वे सो रहे हैं। क्या आप ऊपर आकर अंदर आना चाहते हैं? स्क्वीज। आखिरकार उसे फिर से अपनी पत्नी के साथ हमबिस्तर होने का मौका मिल गया। ठीक है, हालांकि एक बच्चे के कारण अलग हो गया था, फिर भी यह अच्छा था। एक रजाई के नीचे एक परिवार एक ही बिस्तर पर सो रहा था। इस समय बिस्तर आमतौर पर 1 मीटर 50 का होता था, बाद का 1 मीटर 80 या उससे भी बड़ा नहीं। परिवार बहुत मोटा नहीं था, इसलिए एक साथ रहना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति से अलग होने के बाद भी यून जियाओक्सियाओ, जो कई वर्षों से बिस्तर पर अकेली सो रही थी, अभी भी इसकी आदी नहीं थी। जैसे कि वह अभी भी दूसरे की हार्मोनल गंध को सूंघ सकती थी, एक ऐसी सुगंध जो धीरे धीरे उसे घेर लेती थी। नींद नहीं आ रही? चिंता मत करो, मैं यहाँ बारिश के रिसाव पर नजर रखूंगा। तुम आगे बढ़ो और सो जाओ। झाओ तियानले ने अपना हाथ बढ़ाया। यून जियाओक्सियाओ के लिए रजाई खींचने के लिए दाबाओ के ऊपर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया। क्या उसने सोचा कि उसका साइड भी लीक हो सकता है? आज रात इतनी तेज बारिश, कल मैं नदी पर जाकर देखूंगा, वहां बहुत सारी मछलियां बह जाएंगी। मछली? ये जंगली मछलियां थीं। आजकल नदी में मूल रूप से कोई प्रदूषण नहीं था, ये पूरी तरह से जंगली मछलियां थीं। बेशक उनका स्वाद खेती की गई मछलियों से कुछ बेहतर था और स्वाभाविक रूप से उनकी कीमत भी कई गुना अधिक थी। मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या उसकी पत्नी भी मछली देखने नदी पर जाना चाहती थी? वह सही कैसे हो सकता है? इतनी बारिश के साथ रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है और इसके अलावा नदी के किनारे बहुत सारे लोग होंगे। झाओ तियानले ने कुछ कारण बताए कि क्यों उनकी पत्नी बाहर नहीं जाना चाहती। कीचड़ वह कैसे भूल सकती है? ग्रामीण इलाकों में बारिश होने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो यह सब कीचड़ होता है और बिना फिसलन वाले तलवों के गिरना आसान होता है। मेरे पास रेन बूट्स हैं। फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के पास वास्तव में बारिश के जूते थे, जो बरसात के दिनों में बाहर जाने पर असुविधा से बचने के लिए मेल लीड झाओ तियानले द्वारा खरीदे गए थे। वह सिर्फ उत्साह देखना चाहती थी। आने के बाद से यदि नहीं पड़ रही है तो घर पर रहकर वो मुश्किल से कुछ ही बार बाहर गई है। वह घरेलू महिला नहीं थी और वास्तव में उसे खरीदारी के लिए जाना पसंद था। कुछ भोजन, दैनिक आवश्यकताएं और कपड़े, बैग और जूते खरीदने के लिए। लेकिन एक बार यहाँ आकर वे सुख खत्म हो गए।
दो ही काम बचे थे, बच्चों की देखभाल और पढ़ाई। झाओ तियानलेई वास्तव में कहना चाहता था, क्या आपको अपनी याददाश्त नहीं खोनी चाहिए थी? हालांकि डेस्क के नीचे रेन बूट्स की जोड़ी साफ दिखाई दे रही थी। बारिश कम होने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सो जाओ। यून जियाओक्सियाओ ने सोचा कि किसी अजनबी के साथ बिस्तर साझा करने से वह जाग सकती है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गई। दूसरी ओर झाओ त्यानले इतनी जल्दी सोया नहीं। अपनी कोहनी के बल झुककर उसने गहरी नींद में सो रही माँ और बच्चों की ओर देखा, और बाहर बारिश की आवाज से सब कुछ बहुत अद्भुत लग रहा था। लेकिन वह धीरे से उठा और अपनी पत्नी के माथे को चूमने के लिए झुका, फिर अपनी आंखें बंद करने से पहले उन्हें ठीक से माथे में दबा लिया। शायद बाहर बारिश के कारण तापमान नीचे आ गया था, रजाई गर्म थी और दोनों छोटे बच्चे अपना ओढ़ना नहीं उतार रहे थे। जब यून जियाओक्सियाओ उठे तब तक लगातार बारिश नहीं रुकी थी। क्या सर्दियां आने पर भी इतनी भारी बारिश होना संभव था? जागना। दा बाओ और जियो बाओ भी जाग गए थे। दोनों पहले से ही कपड़े पहने हुए थे और बिस्तर के किनारे पर बैठे थे, चित्र वाली किताबें पलट रहे थे। चैप्टर 87। मेरा भाई और मैं तुम्हारे बारे में झगड़ा नहीं करेंगे। मैंने नूडल्स बनाए थे और कल का कुछ खरगोश का मांस बचा हुआ था। वो खाना खाने के लिए मुख्य घर में नहीं गया, बल्कि उसने कमरे में ही खाना खाया। मैं देख रहा हूँ कि बाहर बारिश जल्द रुकने वाली नहीं है, इसलिए खाने के बाद बस एक किताब पढ़ें और बाहर न जाएं। बाहर नहीं जाना। वह क्या कर सकती थी? वह निश्चित रूप से बारिश में बाहर नहीं निकल सकती थी, है ना? यह उपयुक्त नहीं होगा। परिवार नाश्ते के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ और बाहर हो रही लगातार बारिश को देख रहा था। कल बिना गरज के बारिश हुई, लेकिन बिजली गिरी। बिजली चमकना। 21वीं सदी में अधिकांश इमारतें बिजली संरक्षण से सुसज्जित थीं। बिजली के तूफान उतने बार नहीं आते थे जितने उसके बचपन में थे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। झाओ तियानले रेनकोट और टोपी पहनकर घर से निकले। चूंकि जियो बाओ के अगले दरवाजे वाले कमरे से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर गीला था, वे केवल उसके कमरे में तब तक रह सकते थे जब तक कि वह सूख न जाए। माँ, आप अपनी किताब पढ़ो, हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, माँ, मैं और मेरा भाई आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही झाओ तियानले चला गया, यूं शियाओक्सियाओ ने तुरंत अलमारी से कुछ स्नैक्स निकाले। चिंता मत करो, माँ रिवीजन के लिए इतना समय निकाल सकती हैं। चलो, कुछ खा लो। दोनों बच्चों ने संकोच नहीं किया और जियाओक्सियाओ ने उनके लिए कुछ पाउडर वाला दूध भी बनाया। वो अभी अभी थोड़ा वजन बढ़ाने में कामयाब रही है और उसे इसे बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा, चूंकि दूध पाउडर तियानले द्वारा लाया गया था, वह कभी कभी उन्हें देखे बिना थोड़ा सा मिला सकती थी। जियाक्सियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ऐसा काम करेगी। लेकिन दो छोटे बंस को देखकर उसे एक खट्टी मीठी संतुष्टि महसूस हुई। वे अन्य बच्चों की तरह शरारती नहीं थे, उनका व्यवहार काफी अच्छा था और इसके अलावा वे मेहनती भी थे। उन्होंने आग जलाने, बर्तन धोने, आंगन साफ करने और मेज पोंछने में जो कुछ भी वे कर सकते थे, उसमें उसकी मदद की थी। इस बीच झाओ त्यानले रेनकोट पहने हुए नदी के किनारे पहुंचे और नदी के गंदे उभार को देखा। यह रातों रात काफी बढ़ गया था। तीसरे भाई, तुम भी यहाँ हो। काऊ डाली भी रेनकोट पहने हुए यह देखने के लिए बाहर निकली थी कि नदी में कोई मछली है या नहीं, क्योंकि अभी बहुत ठंड नहीं थी। यहाँ तक कि नंगे पांव भी उसके लिए कुछ भी नहीं था। सौभाग्य से मेरे पिताजी ने शरद ऋतु की फसल के बाद कुछ छतों की मरम्मत की, अन्यथा मेरे घर में निश्चित रूप से पानी टपक रहा होता। तीसरे भाई, आपके घर में पानी नहीं टपक रहा है ना? चूंकि झाओ फैमिली विलेज टीम को पहाड़ का सहारा था, यह अपेक्षाकृत गरीब था और इसके कई सदस्यों के घर कच्ची मिट्टी से बने थे, जिनकी छतें टाइलों वाली नहीं बल्कि घास फूस से बनी थीं। बुजुर्ग कई वर्षों से रह रहे थे, बरसात के मौसम के बारे में जानते थे और पहले से ही उनकी मरम्मत करने के लिए अपनी छतों पर चढ़ गए थे। यदि कोई सदस्य आलसी था और उसे इस तरह भारी बारिश का सामना करना पड़ा,
तो वह असहाय होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर बूंदाबांदी हो रही थी। यह लीक हो रहा है। रिसाव के कारण ही वह अपनी पत्नी के साथ दोबारा बिस्तर साझा कर सकता था, इसलिए उसने उसकी बात सुनी और भारी बारिश में छत ठीक करने के लिए नहीं निकला, भले ही उनके 2 बच्चे थे। फिर भी अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरे में रहने से उसे बहुत खुशी हुई। वह चाहता था कि उसकी पत्नी को उसकी आदत हो जाए। यह लीक हो रहा है। क्या आपको मदद की जरूरत है? काऊ डाली ने तियानले के अभी भी ठीक हो रहे घाव के बारे में सोचा, यह जानते हुए कि छत पर चढ़ना शारीरिक रूप से कठिन था और वह अपनी सहायता की पेशकश कर सकता था। कोई जरूरत नहीं, बस आओ और इसमें मदद करो। बारिश की गंभीरता की परवाह किए बिना ग्राम टीम के कई लोगों ने नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए भारी बारिश का सामना किया। यही नदी के पास पैदा हुए और पले बड़े होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र से ही तैरना सीख लिया था। झाओ फैमिली मेंशन में विभाजित परिवारों के बीच खाना पकाने का काम बारी बारी से किया जाता था। हालांकि इतनी भारी बारिश के साथ घर में कुछ जगहें थी जहां यह लीक हो गया था। लाउसन इस बार जल्दी से बाहर चला गया। मुझे लगता है कि उसकी टाइलें अभी तक नहीं बदली गई हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनकी जगह से रिसाव हो रहा है। चैप्टर 88 काऊ डाली ने एयरडेन को बचाया। कैप्टन झाओ उतना चिंतित नहीं था। यह एक ईंट का घर है, भले ही इसमें रिसाव हो, लाउसन को बस छत पर चढ़ना होगा और इसे ठीक करना होगा। समय पर होने वाली बारिश से गेहूं को जल्दी अंकुरित होने में मदद मिलेगी। उन्हें गेहूं बोए लगभग 1 महीना हो गया था। इस दौरान कुछ हल्की बारिश ने मिट्टी की सतह को केवल गीला कर दिया था, लेकिन इस बारिश ने मिट्टी को पूरी तरह से भिगो दिया था, जिससे गेहूं को अपना पेट भरने का मौका मिल गया। टीम लीडर, यह बुरा है, यह वास्तव में बुरा है। कैप्टन झाओ मुख्य हॉल में पाइप पीने के लिए तैयार बैठे थे, तभी उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने जल्दी से अपना पाइप नीचे रखा और पूछा, क्या हुआ? एयरडेन मछली पकड़ते समय नदी में गिर गया और नदी उसे बहा ले गई। कैप्टन झाओ अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। उसने जल्दी से वह रेनकोट पहना जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था, अपनी टोपी पहनी और बाहर आए व्यक्ति के पीछे चल दिया। एयरडेन टीम में एक युवा लड़का था, सबसे छोटे बेटे। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपने बड़े भाई के साथ रह रहा था। हालांकि उसकी भाभी इस छोटे देवर की देखभाल करने को तैयार नहीं थी, जो उसके बेटे से भी छोटा था। इसके अलावा एयरडेन को बड़ी भूख थी। सामान्य दिनों में जब बारिश नहीं होती थी, वो काम पर जाता था और कम से कम एक कटोरा शकरकंद का सूप तो पी सकता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और उसकी भाभी बहुत कठोर थी और उसे कुछ भी खाना नहीं दे रही थी। भूख से मरते हुए एयरडेन खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए बाहर गया। उसने नदी में मछलियां देखी और उन्हें औजारों के साथ पकड़ने गया, लेकिन एक दिन तक कुछ न खाने के कारण वो फिसल गया और सीधे नदी में गिर गया। तीसरे भाई, मैं उसे बचाने जाऊंगा, दाली ने कहा, यह देखकर कि तीसरा भाई किसी को बचाने वाला था। उसने तुरंत अपना रेनकोट उतारा, एयरडेन को बचाने के लिए नदी में कूद गया। जो नदी में बह रहा था, उसका केवल एक हाथ पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था। हालांकि झाओ तियानले किसी को बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा। उसे किनारे पर एक पेड़ की शाखा मिली। उसने उसे पकड़ने के लिए दाली को सौंप दिया ताकि वे उन्हें ऊपर खींच सकें। नदी के किनारे बहुत सारे लोग थे, और फिर भी उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लेकिन एयरडेन अभी भी अपनी आंखें बंद कर रहा था। झाओ तियानले ने एयरडेन के फेफड़ों पर जोर से दबाव डाला। लगभग 1 दर्जन बार के बाद एयरडेन ने नदी के पानी के कुछ कौर थूके और धीरे से अपनी आंखें खोली। वह जाग रहा है, वह जाग रहा है। इस समय तक कैप्टन झाओ भी नदी के किनारे चल चुके थे और उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे एयरडेन को बचाने का यह दृश्य देखा। लाओसन, एयरडेन को दिखाने के लिए डॉक्टर झांग के पास ले जाओ। एयरडेन ने अपना सिर हिलाया। उसके पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं नहीं जाऊंगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर झाओ तियानले को पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। मेरे पास अदरक है।
दाली की ओर अपना सिर घुमाते हुए, दाली, मेरा बैग और मछली मेरे लिए वापस लाओ, मैं इस बच्चे को अपने स्थान पर ले जा रहा हूँ। ठीक है। तीसरा भाई। नदी के किनारे के लोग मछलियां पकड़ते रहे। झाओ त्यानली, जो लड़के को घर लाए थे, ने घर पहुंचते ही एयरडैन को रसोई में जाने के लिए कहा और वो उसके लिए कपड़े का एक सेट ढूंढने चला गया। वापस आ गए, डैड वापस आ गए, मेल लीड वापस आ गया था और वह अपने साथ एक दुबले पतले युवा लड़के को लाया था। सियाओ एयरडेन नदी में गिर गया था, इसलिए मैं उसे वापस ले आया, उन्होंने समझाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। क्या हमारे पास अदरक है? हम करते हैं। झाओ तियानले ने कपड़ों का एक सेट लिया, जो उसने पहले खेत के काम के लिए पहना था, जगह जगह पैच लगाए और एयरडैन को उन्हें बदलने के लिए कहा। तीसरे भाई, धन्यवाद, एयरडैन ने स्वीकार किया। वह झाओ त्यानले से अवगत था क्योंकि एयरडैन की भाभी अक्सर उसे खाना नहीं खिलाती थी, जिससे एयरडैन को अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में पहाड़ के पीछे जाना पड़ता था। उन्हें बदलो, मैं अदरक का सूप का बनाऊंगा। झाओ त्यानले ने कपड़ों का एक सेट लेते हुए देखकर जियाक्सियाओ ने रसोई में जाने से पहले 10 मिनट तक इंतजार किया। मेरे पास ब्राउन शुगर है, थोड़ी मिलाओ, इससे मसाला कम हो जाएगा। भाभी, आप दयालु हैं। चैप्टर 89, शरद ऋतु की फसल के बाद यह उसका पहला पूर्ण भोजन था। युन जियाओक्सियाओ ने तभी रसोई में चिल्लाते हुए उस किशोर को देखा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर थी और वह बांस के खंभे की तरह पतला था, उसकी त्वचा काली थी। हेलो, यू जियाओक्सियाओ ने कुछ ब्राउन शुगर निकाली और इसे सीधे अदरक सूप में मिला दिया। तुम्हारे पास भी एक कटोरा होना चाहिए। यह देखकर कि उसकी पत्नी जानबूझकर ब्राउन शुगर मिलाने आई है और जिद कर रही है कि वह अदरक का सूप भी पिए। मैं पीऊंगा। एयरडेन, जिन्होंने बचपन में केवल चीनी का स्वाद चखा था, को अदरक के सूप में ब्राउन शुगर बिल्कुल भी मसालेदार नहीं लगी, बल्कि मीठी और काफी स्वादिष्ट लगी। काऊ डाली ने मछली पकड़ने का सामान ले लिया और एक कदम पीछे लौटाया। तीसरे भाई, मैं इसे तुम्हारे लिए वापस लाया हूँ। भाभी, बर्तन में, आपके तीसरे भाई ने जो अदरक का सूप बनाया है, आओ और एक कटोरा ले लो। अदरक का सूप सर्दी से बचा सकता है, लेकिन इसका स्वाद, यह कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार करने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। हालांकि, जब थर्ड ब्रदर ने उसकी ओर अपनी निगाहें घुमाई, तो उसके पास जाकर एक कटोरा पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि अदरक के सूप में ब्राउन शुगर मिला दी गई थी, ऐसा लगा कि इसे पीना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए उसने अपने लिए एक कटोरा डाला। तीसरा भाई, भाभी, मैं अब वापस चलता हूँ। काऊ डाली ने, अभी भी अपने गीले कपड़ों में, वापस जाकर कपड़े बदलने की योजना बनाई। ठीक है। इस बीच, युन जियाओक्सियाओ ने पहले ही अपना ध्यान मछली की बाल्टी की ओर आकर्षित कर लिया था, जिसमें कुछ हद तक गंदे पानी के बावजूद, स्पष्ट रूप से अच्छी संख्या में मछलियां थीं। वहां क्रूसियन काप और यहाँ तक कि कुछ छोटी मछलियां और झींगा भी थे। वहां एक सफेद कमल मछली भी थी जिसका वजन लगभग 1 पाउंड था। मछली का सूप बनाओ, मछली का सूप बनाएं। झाओ तियानले ने आकर कहा, बड़ी मछली के लिए, आप मसालेदार सब्जी मछली बना सकते हैं। छोटी मछली सूप बनाने के लिए अच्छी हैं। वह उसे सुनने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि युन जियाओक्सियाओ प्रतिक्रिया दे पाती, गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला ने उसे उत्तर दिया। एयरडेन ने शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना पेट ढक लिया क्योंकि उसका चेहरा चमकदार लाल रंग का हो गया था। मैं, आओ, दाबाओ को ढूंढें और खेलें, रसोई को अपने तीसरे भाई पर छोड़ दें। एयरडेन को तब भी विशेष रूप से अजीब महसूस हुआ जब उसने अपनी भाभी को ऐसा कहते सुना। जाओ, खेलने के लिए दाबाओ और अन्य को ढूंढो। तभी एयरडेन ने अनिच्छा से दाबाओ और अन्य लोगों को खेलने के लिए खोजने के लिए यू जियाओक्सियाओ का अनुसरण किया। एयरडेन भाई, यू जियाओक्सियाओ ने एयरडेन के लिए दूध पाउडर के आधे तामचीनी मग से काम चलाया। दाबाओ, अपने स्नैक्स अपने भाई एयरडेन के साथ साझा करें। दाबाओ तुरंत हरकत में आ गए, वे बिस्कुट खा रहे थे, और उसने एयरडेन को एक अंगुली के आकार का बिस्कुट दिया। भोजन देखकर, एयरडेन ने सहजता से निगल लिया। खाओ,
हमारे पास माल्टेड दूध भी है। पहले कुछ खाओ और अपने तीसरे भाई द्वारा कुछ स्वादिष्ट बनाने की प्रतीक्षा करो। उन्होंने बिस्किट खाया, लेकिन एयरडेन ने माल्टेड दूध लेने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि दाबाओ और अन्य लोग इसे लें। लेकिन हमने अभी कुछ खाया है और अब भूखे नहीं हैं। आप इसे पी लें, भाई एयरडेन। इसे लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इसे अभी ले लो। पहले कभी माल्टेड दूध या पाउडर वाला दूध नहीं पिया था। एयरडेन को नहीं पता था कि यह माल्टेड दूध नहीं बल्कि पाउडर वाला दूध था, जिसे माल्टेड दूध से प्राप्त करना और भी कठिन था। फिर भी एयरडेन ने पाया कि इसका स्वाद चीनी पानी से भी बेहतर है। वह स्वाद का वर्णन नहीं कर सका, लेकिन यह मीठा और सुगंधित था, इससे पहले कि उसे चखने की याद आई किसी भी चीज के विपरीत। उस दोपहर एयरडेन ने झाओ तियानले के स्थान पर दोपहर का भोजन किया, जिसे फसल के बाद उसका पहला पूर्ण भोजन कहा जा सकता है। हालांकि इसमें शकरकंद शामिल था, शकरकंद की तुलना में चावल अधिक था और मसालेदार सब्जी मछली स्वादिष्ट थी। चावल के साथ मसालेदार सब्जियां ही एयरडेन को एक बार में 2 कटोरे चट करने के लिए पर्याप्त थीं। यूं जियाओक्सियाओ ने उसके लिए चावल का एक और कटोरा जोड़ा। मछली खाओ, सिर्फ मसालेदार सब्जियां मत खाओ। एक भूखा किशोर घोड़े को खा सकता है, और यह सिर्फ एक खोखली कहावत नहीं थी। यह निश्चित रूप से बढ़ते लड़कों के लिए दावत का समय था। धन्यवाद भाभी। जबकि उसकी पत्नी ने एयरडेन को कुछ व्यंजन परोसे थे, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं परोसा था। यून जियाओक्सियाओ को देर से एहसास हुआ। उसने चॉपस्टिक की एक और जोड़ी उठाए और अपने कटोरे में मछली का आधा सिर डाला। आगे बढ़ो और खाओ। मछली का सिर। यदि यह मछली का सिर होता, तो मछली का सिर हाय सही। उसकी पत्नी ने उसे यह परोसा था, इसलिए यह कुछ ऐसा था जिसे वह पेट भर सकता था। चैप्टर 90। हर शरद ऋतु की बारिश ठंडक लाती है। यह बारिश, जो दोपहर के भोजन के बाद भी नहीं रुकी थी, मुख्य कमरे में रिसाव होने के कारण एयरडेन को भी रुकना पड़ा। सियाओ, तुम जाओ और झपकी ले लो, तुम्हें कल रात ठीक से नींद नहीं आई। वह ठीक से सोई कहाँ थी? दरअसल, वह काफी गहरी नींद में सोई थी। उसे एक और झपकी की आवश्यकता क्यों होगी? हालांकि, बाहर भारी बारिश के कारण, वह किताब पढ़ने पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। ठीक है, दाबाओ, जियोबाओ, आप कैसे हैं? हम थोड़ी देर खेलेंगे। दाबाओ सोना नहीं चाहते थे और कुछ देर एयरडेन के साथ रहना और खेलना चाहते थे। ठीक है। यूं जियाओक्सियाओ अपने कमरे में वापस चली गई और झपकी लेने के लिए बिस्तर पर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। अगले कमरे से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी और खिड़की के बाहर बारिश की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने बाहर बारिश देखी, ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा शुद्ध हो रही हो। पहले 21वीं सदी में कौन ग्रामीण इलाकों में जाकर गिरती बारिश का आनंद लेने के लिए खाली समय निकाल पाता था? लेकिन अब जब वह अचानक यहाँ आ गई थी, तो उसने खुद को इत्मीनान से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखा। शरद ऋतु की बारिश ठंड लाती है। डाइन ब्राउज करते समय उसे एक तस्वीर देखने की याद आई। खिड़की के बाहर फलों से लदा एक खुरमा का पेड़, लेकिन पिछले वर्षों के चंचल बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह तस्वीर विशेष रूप से सुंदर थी, मानो बारिश ने हवा में मौजूद धुंध को धो दिया हो और केवल ताजगी छोड़ गई हो। पतझड़ की बारिश में डूबी हुई भूरे रंग की ईंटें और गहरे रंग की टाइलें, ऊंचे लटकते पुराने पेड़ के लालटेन शाखाओं पर खुरमा आज फिर से लाल हो गए हैं। पुराने समय के छतों के नीचे बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं। शहरी जीवन की रफ्तार बहुत भागदौड़ भरी लगती है। अब यहाँ आने के बाद जिंदगी बहुत आराम भरी हो गई है। एयरडेन बाहर देखता रहा और यह देखकर कि बारिश कम हो गई है, उसने घर जाने की योजना बनाई। तीसरे भाई, मैं अब घर जाऊंगा। मैं यह शर्त धोकर तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, यदि आप अपने भाई और भाभी के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परिवार को विभाजित करने पर विचार करें। कम से कम, अगर वो परिवार को विभाजित कर देता है, तो एयरडेन अपनी जीविका चलाना जारी रख सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और अपने भाई और भाभी द्वारा उसे परेशान करना जारी रखा,
तो यह एक समस्या होगी कि क्या वह बड़ा हो पाएगा। एरडेन अब युवा नहीं थे। उसने पूरे कार्यालय अर्जित नहीं किए, लेकिन उसने 5 अंक अर्जित किए। तीसरा भाई, मैं। एरडेन झिझके। उसकी भाभी उसका साथ जारी नहीं रखना चाहती थी और उसे बाहर निकालना चाहती थी, यह वह जानता था। टीम लीडर और सचिव से बात करें। हालांकि अभी सर्दी नहीं है, एक बार जब आप परिवार को विभाजित कर लेते हैं, तो आप भंडारण के लिए कुछ खाद्य चीजें ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जा सकते हैं। आपको अपनी भाभी द्वारा आपको बाहर निकालने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। झाओ तियानले भी एरडेन के बारे में चिंतित था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी और बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। यदि द्वेष के कारण कार्य नहीं किया जाता, तो एरडेन को वास्तव में नहीं पता होता कि उसे अपने भाई और भाभी से किस प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। तीसरे भाई, धन्यवाद। एरडेन चला गया और झाओ तियानले दोनों बच्चों को वापस उनके कमरे में ले गया, केवल यह देखने के लिए कि बिस्तर पर मौजूद व्यक्ति पहले ही सो चुका था। इसे नीचे रखो, मां को मत जगाओ। ठीक है। बच्चों के बिस्तर पर चढ़ने के बाद उन्होंने कंबल उठाया, उसे अंदर समेट लिया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश रुक गई थी और झाओ तियानले अपना मछली पकड़ने का सामान लेकर मछली पकड़ने के लिए वापस नदी में चला गया। वहां बहुत सारे युवा पुरुष सदस्य नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। लाओसन, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? झाओ तियानले को देखकर भाई झाओ हैरान रह गए। इस समय तक बड़ी मछलियां पकड़ी जा चुकी थीं, केवल छोटी मछलियां और झींगा बचे थे। देर नहीं हुई। बिग ब्रदर, आपने कितना पकड़ा? कुछ। मछली का सूप बनाने के लिए पर्याप्त। अब जब उन्होंने परिवार को विभाजित कर दिया था, तब भी वे बाहर नहीं गए थे, लेकिन प्रत्येक परिवार ने अपना भोजन स्वयं पकाया। तीसरा भाई। फैंग चायांग भी पहुंचे। झाओ तियानहे ने कल एक मुर्गी और खरगोश भेजा था, जो उन तीनों के लिए साझा करने के लिए पर्याप्त था। भारी बारिश के कारण घर में कुछ रिसाव हो गया था, और यह जानते हुए कि बारिश होगी और नदी बढ़ जाएगी, यह मछली पकड़ने का समय था, और कई लोग अच्छी मात्रा में मछली पकड़ सकते थे। इसी विचार वाले बहुत से लोग थे। हर कोई मछली पकड़ने के लिए बढ़ते पानी का लाभ उठाना चाहता था। तीसरा भाई।